हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ ओम शर्मा, आप लोग का मैथमेटिक्स का मेंटर। बच्चों, मोटिवेशन की बात हम हमेशा करते रहते हैं। किसी कभी मोटिवेट होते हैं, फिर उस मोटिवेशन का इफेक्ट एक हफ्ते रहता है, 3 दिन रहता है, 4 दिन रहता है, 1 महीने रहता है। उसके बाद फिर से हम जो जेई की प्रिपरेशन के अंदर उलझ जाते हैं, फिर से हमारे मार्क्स थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते हैं, गिव अप कर देते हैं कई बार एग्जामिनेशन के साथ। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, आज उसका बूस्टर इलाज होने वाला है। क्योंकि आज के सेशन में आज जिससे मिलने वाले हैं, अगर आपने उसकी पूरी सक्सेस स्टोरी को ध्यान से अगर सुना, तो ये मैं आपको चैलेंज करता हूँ, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप कभी डिमोटिवेट हो ही नहीं सकते। ऐसी क्या खास बात है इन शख्स के अंदर, चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये हैं दर्श महाजन, जो बिलोंग करते हैं मध्य प्रदेश के खरगोन डिस्ट्रिक्ट को। और यहाँ से इन्होंने आईआईटी की प्रिपरेशन शुरू की। इनकी में खास बात यह है कि ये बाय बर्थ एक डिजीज़ है, स्किन डिजीज़, जिससे ये पीड़ित हैं। जो डिजीज़ का नाम है लैमेलर इकियोथोसिस। इसके अंदर होता यह है कि एक ह्यूमन बीइंग के अंदर 7 स्किन की लेयर्स होती हैं, और इनकी जो है वो 6 लेयर्स हैं। तो आउटर जो इनकी स्किन है, अगर आप उसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर लॉन्ग स्टडी आवर्स को मेंटेन करना, किसी स्पोर्ट्स को खेलना बहुत टफ हो जाता है। स्किन ड्राई हो जाती है। अगर उसी टाइम पर अगर कोई ट्यूब या कोई मेडिसिन ना लगाई जाए तो स्किन क्रैक हो जाती है और वहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। बाय बर्थ इस डिजीज़ से स्ट्रगल करते हुए इन्होंने कैसे स्कूल की जर्नी की, कैसे आईआईटी जेई की प्रिपरेशन को क्रैक किया, और आज ये बच्चों आपके नए मोटिवेशन के भैया हैं दर्श महाजन, जो आईआईटी भिलई में कंप्यूटर साइंस से बीटेक की तैयारी कर रहे हैं। और यही नहीं, जेई जैसे एग्ज़ाम को क्रैक करने के साथ साथ ये स्पोर्ट्स में भी जितने इनका बॉडी अलाउ करती है उतना अच्छा खेलते हैं। और सिंगिंग इनका पैशन है। इस वीडियो में, इस सेशन में आप इनके वो कुछ झलकियां ज़रूर देखेंगे। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। हेलो दर्श, कैसे हैं आप? कैसा लग रहा है आईआईटी भिलई में आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिलने की? ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत फक्र है, बहुत नाज है मुझे कि दर्श का कंप्यूटर साइंस से में बीटेक करने वाले हैं आईआईटी भिलई के साथ। कॉन्ग्रेचुलेशंस दर्श, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? थैंक यू सर। आईआईटी भिलाई में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मेरा एक टाइम तो सोचा ही था कि उस आईआईटी क्या होता है, और आईआईटी में आके बहुत अच्छा लगा। एक बार सोचा नहीं था, आज वहां पहुंच गए हैं तो अच्छा ही लग रहा होगा। पेरेंट्स के क्या रिएक्शन थे बेटा जब वहां पहुंचे आप? हाउ वाज देयर रिएक्शन? फिर पहले तो पेरेंट्स का मैंने सोचा भी था कि एडवांस का जो मेरा पेपर है वो इतना अच्छा नहीं गया था। अच्छा। तो मुझे तो पहले लग रहा था कि कट ऑफ भी शायद ही क्लियर हो पाएगा, अच्छा। और वो कट ऑफ बाद में जब इतना डाउन हो गया, जब रिजल्ट आया हाँ। तो सब बहुत खुश हो गए थे सर। बहुत अच्छा लग रहा था कि 2 साल की इतनी मेहनत है, 2 साल कहीं घूमने नहीं गए इस कारण, 2 साल में सेलिब्रेट कम किया, तो सब इतनी खुशी हो रही थी, बहुत अच्छी लग रही। अरे वाह! मेहनत का नतीजा तो हमेशा अच्छा ही होता है। थोड़ा-सा कभी-कभार ऊपर-नीचे हो जाता है कि आईआईटी डिज़र्विंग स्टूडेंट एनआईटी चले जाते हैं। थोड़ा बहुत ऐसा हो जाता है, वो एग्ज़ाम दिन के प्रेशर को हैंडल करने वाली बात होती है। पर ठीक है, मेहनत करने वालों को ऊपर वाला हमेशा अच्छी चीज़ों से नवाज़ता है। तो ये बताओ बेटा, अपने स्कूल टाइम की कुछ ऐसी मेमोरीज़ बताओ कि आपको जो ये लेमुलर इक्योथिस जो डिज़ीज़ है, जो कि एक तरीके की परेशानी है, इससे आप कैसे स्ट्रगल करे? शुरुआत में कैसे आपने इसको एक्सेप्ट किया कि हाँ, मेरे साथ ये एक साथ में रहने वाली चीज़ है? तो इसको आपने कैसे हैंडल किया बेटा? थोड़ा-सा बता सकते हैं इसके बारे में? सर पहले तो जब मेरा बर्थ हुआ, मैं 2 महीने तो हॉस्पिटल में ही एडमिट था। तो अच्छा। जैसे धीरे धीरे ग्रोथ हुई, पर स्किन प्रॉब्लम धीरे धीरे ना सही होती है थोड़ी थोड़ी, पर ये कभी परमानेंट भी सही नहीं होती। जब मैं स्कूल में भी था, हुँ। मुझे स्कूल जब ज्वाइन करना था, मुझे कहीं एडमिशन नहीं दे रहे थे इस स्किन प्रॉब्लम का। तो ये कह रहे थे क्या पढ़ेगा, इतनी प्रॉब्लम क्या है, कैसे पढ़ेगा। कुछ कुछ लोग तो सीरियसली अभी भी ऐसे हैं मेरे स्किन प्रॉब्लम वाले, जिनको कहीं कोई स्कूल नहीं भेजता। तो मैं भी स्कूल फिर मैंने ज्वाइन करने, पेरेंट्स ने कोशिश करी, अलग अलग स्कूल्स में गए, बहुत सारे स्कूल से मेरे को रिजेक्शन मिला। फिर एक स्कूल में फाइनली मुझे एडमिशन दिया, और वहाँ ये कंडीशन थी कि मेरी मम्मी भी उन्हें टीचर रहेगी, मेरे को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वही मम्मी
मेरी केयर करने के लिए रहेगी तो अच्छा है। इस तरह से मुझे एडमिशन मिला है। जैसा और वो भी आपने मतलब बताया कि आप अच्छी खंडवा अच्छी के स्कूल पास में। में खांडोप करके जगह को बिलोंग करते हैं, और जैसा आप बता ये रहे हैं कि शुरुआत में सभी स्कूल्स वालों ने आपको रिजेक्ट कर दिया, ये बोलते हुए कि बाकी सब स्टूडेंट्स पे इसका इम्पैक्ट जो है वो अजीब सा रहेगा या नेगेटिव ही रहेगा, तो आपको स्कूल से रिजेक्ट कर दिया, करेक्ट ना? और फाइनली एक स्कूल वालों ने एग्री किया जिसमें भी ये कंडीशन लगाई कि आपकी जो मदर हैं, जो मॉम है, वो एज ए टीचर वहाँ रहेंगी, और जो आपका टेक केयर करेंगे, करेक्ट बात है बेटा? ये और आपने जो बोला कि इस डिजीज की वजह से ही कई जगह आपको रिजेक्शन, मतलब एंट्री नहीं करने देते थे, एडमिशन ही नहीं दिया गया, करेक्ट बात ना? जब एडमिशन सेंटर बुलाते थे तो वही मना कर देते थे कि नहीं एडमिशन के होगा। शुरुआत में ही मना कर देते थे। तो ये जब रिजेक्शंस आपको मिल रहे थे, ये तो बहुत शुरुआती एज के हैं, तो ये मेजरली ये सब तो पेरेंट्स ने फेस किए होंगे। जब आपने जिंदगी में थोड़ा आगे बढ़े, जब आपको फर्स्ट टाइम आपने, जब एक इंसान थोड़ा सा क्या कहते हैं कि बड़ा होने लगता है और एक तो सेल्फ कॉन्शियसनेस आता है उसके अंदर, तो वो दिन जब आपने खुद ने फेस किया कि हाँ मैं थोड़ा सा डिफरेंट हूँ बाकी लोगों से, वो दिन तुम्हारा रिएक्शन कैसा था? अपने आप को आपने कैसे समझाया? पेरेंट्स से बात की होगी कि थोड़ा सा ये मेरे साथ ही क्यों है या क्या है, ऐसा कुछ याद है आप? इस तरह वैसी प्रॉब्लम तो मेरे साथ बहुत टाइम से होती थी, क्योंकि क्या है स्किन जो है निकलती रहती है, तो मुझे प्रोटीन विटामिन की थोड़ी कमी होती है। तो मैं नॉर्मल बच्चों से हमेशा से कमजोर ही था। कुछ अच्छा। भी स्पोर्ट्स होते हैं, कुछ भी होता था, तो मैं वहाँ पार्टिसिपेट करने में हमेशा ऐसा लास्ट आता था, इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। तो हाँ, मेरे को बुरा लगता था, पेरेंट्स समझते थे, पेरेंट्स का भी बहुत अच्छे थे। तो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में रेस्ट्रिक्शन रहती थी, करेक्ट ना? हाँ और मतलब जैसा मैं इस पार्टिसिपेट डिजीज तो के करता बारे में था मुझे पर पता वहाँ है कि से। आपको ईचिंग होती है, और अगर आप उस पर्टिकुलर टाइम पे अगर ट्यूब या जो सॉल्यूशन होता है वो अगर ना लगाएं, तो वहां से ब्लड आना शुरू हो जाता है, करेक्ट है दर्श? ऐसा ही होता है इसमें। ये तो स्पोर्ट्स की ये लिमिटेशन फिर यहाँ पर हो जाती है। तो शुरुआत में स्कूल डेज पे आप जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं वो ज़्यादा नहीं कर पाते होंगे, थोड़ा बहुत लाइट खेल लिया, पर कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे। ये बट दर्श, मैंने तुम्हारे कुछ वीडियोस देखे, कोई बात नहीं, स्पोर्ट्स में अगर थोड़ी सी कंस्ट्रेंट है तो हालांकि तुम अभी भी कुछ ना कुछ तो खेलते रहते हो, पर मैंने तुम्हारा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में सिंगिंग के कुछ वीडियोस तुमने मुझे भेजे थे, वो देखे हैं। बहुत बढ़िया बच्चों, ये दर्श गाना गाता है, और रिसेंटली अभी इसने अपने स्कूल लेवल पे भी गाना गाया है, करेक्ट? गाते हो आप शुरू से ही? और अभी जो आईआईटी भिलई में फर्स्ट डे जब और कुछ कल्चरल एक्टिविटी हुआ, तो जो दर्श है इसने वहां पर भी गाना गाया, हम उसका भी वीडियो आपको दिखाएंगे कि दर्श ने कैसे वहां पे आके गाना गाया, बहुत अच्छा गाना गाता है ये। प्यार ये टूटे ना, प्यार ये टूटे ना, तू मुझसे रूठे ना, प्यार ये टूटे कभी ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। बेटा ये बताओ, अपने जेई की प्रिपरेशन के बारे में क्या थॉट रहा तुम्हारा? कैसे शुरुआत हुआ, किससे पता चला? पेरेंट्स को कन्विंस करना इजी था, और बॉडी को कन्विंस करना कि हाँ मुझे रेगुलरली बहुत लंबी पढ़ाई करनी होती है, तो बहुत देर तक, मतलब स्टडी आवर्स बहुत लंबे होते हैं स्पेशली फॉर जेई की प्रिपरेशन के अंदर, वो उसको कैसे आपने ओवरकम किया, क्या चैलेंजेस फेस किया, आप बताइए शुरुआत से। कोचिंग भी अगर आप जाते होंगे तो वहाँ भी लंबा टाइम बैठना पड़ता होगा, तो थोड़ा सा अपनी 11th 12th की प्रिपरेशन या 10th क्लास के बाद से जब जेई की शुरुआत होती है, वहां से थोड़ा बताइए अपने बारे में, ताकि हर स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहा है वो सभी आप इस बातों से कुछ ना कुछ सीखे, और अपने जो सपना लेकर चलते हैं उसमें और स्ट्रांगली आगे बढ़े। सर पहले तो क्या है, मेरे को जो स्किन प्रॉब्लम है उसके कारण मैं धूप में ज्यादा नहीं जा सकता।
तो धूप में नहीं जाने के कारण विटामिन डी की मेरे को धीरे धीरे कमी होते जा रही थी। तो आप धूप और में इसके नहीं बाद जा मुझे सकते, नहीं जा कोई पाते आइडिया। हैं। अच्छा। हाँ मतलब मैं ज्यादा टाइम नहीं जा सकता क्योंकि सबको पसीना आता है, फुल हो जाता है। मैं हाँ। ज्यादा देर धूप में रहता हूँ, गर्मी और ज्यादा होती है, प्रॉब्लम होने लगती है। अच्छा, तो हीट मैं ज्यादा जैसे इसे ही धूप से भी आएगा बच के आपको रहता था। प्रॉब्लम होने लग जाता है, सो जो बेसिकली धूप है वो ज़्यादा आप फेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हम्म। जैसे तो इसलिए मैं 10th तक तो फिर भी ठीक था, स्कूल जाता था। फिर 10th के बाद आ गया कोरोना। फिर मैं अधिकतर घर में ही रहने लगा। घर में ही ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करी। क्लास में उन्होंने पहले तो बोला था बस 3 से 6 क्लास रहेगी, बाद में थोड़ा होमवर्क देंगे, हो जाएगा। मुझे उस टाइम जेईई का इतना ज्यादा आइडिया नहीं था कि इतना पढ़ना होता होगा। तो मैं ठीक है ज्वाइन कर ली। फिर उन्होंने बोला कि पहले डाउट क्लास भी इसी में इंक्लूड रहती थी। फिर उन्होंने बोल दिया नहीं, 2 से 3 डाउट क्लासेस रहेगी, उसके बाद से 3 घंटे क्लासेस रहेगी। अच्छा। फिर उन्होंने और एक्स्ट्रा ले लिया और मैं पूरे टाइम घर पे रहने लगा। तो मुझे विटामिन डी की बहुत ज्यादा डिफिशियंसी हो गई थी। तो अच्छा। लास्ट में इतनी विटामिन डी की डिफिशियंसी हो गई थी कि मेरे हाथ पाँव कांपने लग गए थे। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। और यहाँ खरगोन में किसी को इतना कुछ समझ नहीं आ रहा था। अच्छा, तो उस टाइम आपके पे हाथ पैर कांपने लग गुरुकुल जाते ने थे? बोला कि पढ़े के इसको कारण क्या। आपके हाथ पैर कांपने लग जाते थे, इतना वीकनेस आ जाता था लंबी क्लासेस से? जैसे मतलब विटामिन डी की डिफिशियंसी थोड़ी ज्यादा हो गई थी कि चढ़ाव चढ़ने उतरने में जैसे हुआ। तो हाँ। उस टाइम चढ़ाव में प्रॉब्लम होने लग गई थी। फिर चलो तो बहुत स्पीड स्लो हो गई थी मेरी विटामिन डी के कारण डिफिशियंसी। हम्म। हम्म। तो फिर उसी कारण बहुत कुछ कुछ ने बोला कि पढ़ाई के स्ट्रेस के कारण भी हो सकता है। तो उस टाइम तक कुछ समझ नहीं आया था। तो मैं तो अगस्त से जेईई की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी और दिसंबर तक मैं आके मेरे प्रिपरेशन में कम करनी पड़ गई थी। मेरे को प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होने लग गई थी। अच्छा। देन मैंने स्कूल लेवल पे पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। मेरी हालत बहुत खराब होने लग गई थी। स्कूल टाइम पे हालत आपकी ज़्यादा खराब हो गई थी? यस सर, मतलब जब कोरोना आया तो मैं ज्यादा ही टाइम घर पे था। तो विटामिन डी की इतनी डिफिशियंसी हो गई थी, फिर मेरे से पढ़ने में भी बहुत थकान लगने लग गई थी। हम्म। तो स्कूल जब आप घर पे रहते थे तब तो सब चीज़ें ठीक रही होंगी ना, क्योंकि घर पे ही थे तो बाहर आना जाना नहीं, धूप का चक्कर नहीं, तो थोड़ा कम रहता होगा, घर पे थोड़ा रेस्ट कर लिया, आराम कर लिया। लेकिन जब आप स्कूल में ऑफलाइन में जाना शुरू किया तब लंबे लंबे आवर्स चालू हो गए होंगे, तब परेशानी और बढ़ गया होगा दर्श? जैसे मैं 11th 12th तो डमी ही करी थी। तो डमी मतलब की जैसे थी? घर पे भी रहता था। तो हाँ। पूरे टाइम घर पे रह के भी विटामिन डी की वो इतनी डिफिशियंसी हो गई थी, बाहर बिल्कुल निकलने जिसमें 3 महीने समझ लो घर के ही नहीं बाहर निकला है सर। तो घर में ही सब कुछ हो रहा है तो बाहर में इतना निकल नहीं रहा था। हाँ दर्श, तो आपने कोई जेई के लिए कोई कोचिंग भी तैयारी शुरू की थी कहीं से, ऑफलाइन में, या सीधा आप ऑनलाइन पे ही आए थे? फिर मैं सीधा ऑनलाइन भी आया था क्योंकि उस टाइम अगस्त आ गया था। कोविड केसेस बढ़ते जा रहे थे और मैंने अगस्त में ज्वाइन किया था। अच्छा अच्छा। तो मैंने तो ऑनलाइन ही पूरी कोचिंग करी थी। ग्रेट। तो मैं था अधिकतर घर पे ही। और वहाँ की पहले क्या, मैं गाँव की नॉर्मल सी स्कूल में पढ़ा हूँ। तो 3 घंटे पढ़ लिया, 3 4 घंटे घर पे बहुत हो जाता था मेरे लिए। हाँ सही अब बात। यहाँ जेई में पहले इतना पढ़ना फिर इतने असाइनमेंट करना, तो एकदम से मेरा इतना लोड हो गया था कि उस टाइम मेरे को हैंडल करना बहुत प्रॉब्लम हुई थी सर। नहीं होगा ही ना, क्योंकि अगर आप कोई 11 12 नॉर्मल से अगर किसी सिटी में टायर 3 टायर 4 में जाके देखें, स्कूल से कोई पढ़ के आ गया तो घर पे हार्डली 1 या 2 घंटे सेल्फ स्टडी करते हैं और फ्री रहते हैं। और अगर डमी स्कूल है तो वो 3 4 घंटे में ट्यूशन गए और खत्म हो जाता है काम। लेकिन जेई में जितने लंबा करिकुलम है, जिस तरह के चैप्टर्स, यस। लेंथ ऑफ चैप्टर्स है, डेप्थ ऑफ कॉन्सेप्ट है, वो बहुत हाई रहता है। तो वो परेशानी हमेशा रहती ही है। तो फिर इसके लिए पेरेंट्स ने कभी, मम्मी ने बोला नहीं कोई बात नहीं बेटा, बॉडी अगर सपोर्ट नहीं कर रही तो थोड़ा सपना छोटा देख लेते हैं, इंजीनियरिंग के अलावा कुछ और ट्राई कर लेते हैं, ऐसा कभी हुआ घर पे डिस्कशन? यस सर, पहले मतलब पढ़ाई इतनी ज्यादा हो गई थी और मैं जिस कोचिंग में था वहाँ पे उनको फरवरी तक सिलेबस खत्म करना था। तो वो बहुत अच्छा। स्पीड से चल रहे थे। अच्छा, स्पीड से? तो इतनी स्पीड में हाँ है ना। एक तो जेई मैंने कम पढ़ता था हमें पहले, तो हम्म। एकदम से स्पीड से लेने लग गए। मेरे को बहुत कुछ टॉपिक पहले समझ भी नहीं आ रहे थे। तो लास्ट टाइम पापा ने तो बोला मैं लॉयर हूँ, तू जज बन जाना, मैं तेरे को पूरा सपोर्ट करूंगा।
मम्मी ने बोला था नहीं हो रहा, थोड़ी एक्सरसाइज कर, नहीं पढ़ाई हो रही, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब ऐसे ही बोल रहे थे मेरे को। अच्छा अच्छा। तो पापा ने बोला मैं लॉयर हूँ, चिंता मत कर, जितना ऐसे कोई पढ़ाई हो रहा है उतना कर फोर्स ले। नहीं था। हाँ सही है। हाँ। तो पेरेंट्स और सपोर्टिव हो तो लग भी रहा है, दिख भी रहा है कि आपकी मम्मी ने मतलब आपके स्कूल में उनके टीचर बन के आपके साथ रही हमेशा टेक केयर करने के लिए। बहुत लकी हो कि ऐसे पेरेंट्स मिले हैं बेटा, बहुत लकी हो। और जो चैलेंजेस तुमने लिए हैं बीच बीच में जेई जैसा कंपटीशन में जिसमें कंटिन्यूअसली इतनी पढ़ाई, अरे एक नॉर्मल स्टूडेंट अगर वो जब 10 से 12 घंटे पढ़ता है उसकी बॉडी में जगह जगह दर्द चालू हो जाते हैं, और आपने मतलब जो 3-4 घंटे में आपकी बॉडी आपको रेजिस्टेंस देना शुरू कर देती है, आपकी स्किन स्ट्रेच होना शुरू हो जाती है, अगर आप ट्यूब ना लगाए तो आपको वहां से ब्लड आना शुरू हो जाता है। तो इतना ऐसी कंडीशंस में जेई जैसे एग्जाम को लेकर चलना बहुत फाइटर काम है। मतलब मैं तो, मेरे लिए तो एक बात बोलूंगा कि कभी कभी मैं भी कई चीजों से थक जाता हूँ। ये तो मोटिवेशन आज तुमने दर्श मुझे भी कर दिया है मोटिवेट कर दिया है बहुत शानदार तरीके से, कि मतलब कैसे हम इंसान अपनी एक लिमिट तक जाकर अपना जो नॉन गिव अप वाला एटीट्यूड है उसको मेंटेन कर सकता है, कि नहीं गिव अप नहीं करना है, गिव अप नहीं करना, लगे रहना, डटे रहना है। और आज उसी के बदौलत ये जो बच्चों दर्श दर्श जो है ये आईआईटी भिलाई में सीएस ब्रांच जिसके लिए आप सबके बीच में बहुत क्रेज रहता है, वो ये ट्राई कर रहा है, उसी की आगे की फ्यूचर की तैयारी पढ़ाई की बीटेक की है, परस्यू करने वाला है। मैथमेटिक्स के बारे में क्या ख्याल है बेटा तुम्हारा? हाउ इज द मैथमेटिक्स, यू फील के मैथमेटिक्स नंबर्स, आप सीएस में भी जाओगे तो वहां पर भी आपको नंबर्स का खेल बहुत दिखेगा। सो हाउ व्हाट अबाउट मैथमेटिक्स, कैसा फील होता है, और आप क्लासेस में कैसे आए, मुझसे कैसे कनेक्ट हुए, उसकी कहानी कैसी रही आपकी? जो पुरानी कोचिंग थी उसका तो अपना एक फटाफट कोर्स सिलेबस वाली कहानी आपने सुनाई, उसके आगे क्या हुआ फिर कहानी में? जब मैं तो जो पहले वाली कोचिंग से तो मेरे को बिल्कुल समझ में पड़ा, सीरियसली सर में केमिस्ट्री में मैं केमिस्ट्री नफरत होने लग गई थी। उस टाइम में सर ने केमिस्ट्री में अच्छे समझ नहीं आई थी वहाँ पे। अच्छा अच्छा। फिर मैंने सोचा कि इतना तो कवर नहीं हो पा रहा मेरे से, क्योंकि वहाँ इतना स्कूल से चल रहा था। हाँ तो मैंने अनअकैडमी पे फिर सीबीएसई ज्वाइन कर ली थी कि एमपी बोर्ड से थोड़ा ही ऊपर लेवल रहता हूँ, हाँ थोड़ा हाँ। टाइम बाद जेईई के लिए वापस ट्राई करूंगा। ठीक है। तो उसी टाइम में सीबीएसई का पढ़ते रहा और थोड़ा थोड़ा जेईई का भी देखते रहा। और फिर जैसे मेरे 12th की एग्जाम हुई, तब तक तो मेरे को इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं जेईई मेंस तक तो कर सकता हूँ। फिर मैंने अनअकैडमी में कॉल किया था, कोई सी नई बैच चालू हो रही क्या, तो आपकी बैच स्टार्ट हो रही थी। तो जैसे ही अच्छा। ज्वाइन करा, हाँ और सर जो मैथ्स की बात है वो पहले मेरे को थोड़ा टफ लगता था, अब कंटिन्यूसली 6 महीने एडवांस का पढ़ पढ़ के अब अच्छा लगने लग गया मैथ्स में भी, अब हो जाते हैं समझ। अच्छा। बुक्स वगैरह सॉल्व करी है आपने मैथ्स की? मेरी बुक हाँ सॉल्व सर, करते थे। अच्छा। करी थी। तो जूनियर्स को आप क्या गाइड करना चाहेंगे कि जब इंसान के मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आते हैं तो उसको, या फिर कम आते हैं जितना एक्सपेक्टेड होता है, तो फिर उसको कैसे हैंडल करना होता है? तो उसको मार्क्स मतलब टेस्ट है, जितने नंबर है उससे ठीक है, अब फिर से ट्राई करो उससे अच्छे नंबर लाने के। अब जो आ गए वो ठीक है, अब और हर बार उससे बेटर ही करने का सोचो। तो मेरे को याद है जो मेरा भी पहला टेस्ट था, उसमें मेरे मुश्किल से 50 आए थे जेई मेंस के, जो टेस्ट हुआ था पहला। 50 से मैं बढ़ बढ़ के इतना आगे आया हूँ कि आज आईआईटी पहुंच गया 6 महीने में। स्टार्टिंग में कम आते हैं पर हमेशा बढ़ा, अपनी इम्प्रूवमेंट करते जाओ तो हो जाता है। हाँ शुरुआत में और कम कभी आते गिव हैं, अप नहीं लेकिन अगर हम करेंगे। रेगुलरली मेहनत करते रहें तो इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाता है। करेक्ट बात हाँ है। सर। मैथमेटिक्स में चारों तरफ बहुत हल्ला होता है, पेपर टफ आता है या बनते नहीं है सवाल, कैसे हैंडल किया तुमने? यस सर, पहले स्टार्टिंग में तो मेरे साथ भी ऐसा बहुत होता था, प्रैक्टिस करी, आपने भी क्लास में करवाया, सब तो हो गया उससे। आज तो प्रैक्टिस लगती है नेक्स्ट के लिए, आपने इतने अच्छे से करवाई और आपकी बुक फॉलो कर रही थी तो उसमें बहुत अच्छे से बन। बुक है तेरे पास मेरी? मतलब यहाँ नहीं है, खरगोन में है वो। घर पे है तेरे पास बुक? अच्छा। ये- कौन सी बुक है तेरे पास, अलजेब्रा कोऑर्डिनेट कौन सी थी? मेरे पास तो दोनों ही थी। दोनों ही थी? अच्छा ये अच्छा। पहले मैंने
पहले मैंने बुक नहीं ली थी, पहले ज्वाइन किया था, फिर आपकी बुक देख के मैंने बाद में ऑर्डर करी फिर बुक ले ली थी दोनों, अच्छा। थी। Yes, sir। ओके। हेल्पफुल रहा? कैसे पढ़े आप, किताबों से कैसे पढ़े थे? सर तो आप क्लास में समझा देते थे, उसी से रिलेटेड जो सवाल और एक्स्ट्रा जो बुक्स में से कर लेते थे ऐसे। उसी को यूज में ले लेता था, मतलब उसी से इलस्ट्रेशन वगैरह देख लेता था, यही ना? हाँ। अपने जूनियर्स को आईआईटी जैसे खतरनाक एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए कुछ टिप्स आप देना चाहें जिनका उन्हें जरूर ध्यान रखना चाहिए तो बताइए। पहले तो कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। जो बहुत से होते हैं जो एग्जाम की प्रिपरेशन करते करते गिव अप कर देते हैं, मुझसे नहीं होता। तो कभी गिव अप नहीं करना और हमेशा प्रैक्टिस करते रहना, पढ़ाई करते रहना, डिस्ट्रैक्शन से ज्यादा दूर रहना। खास तो सर वही डिस्ट्रैक्शन मेन चीज है। डिस्ट्रैक्शन, बिल्कुल सही बात है। आजकल के ज़माने में डिस्ट्रैक्शन बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है बिटवीन यू एंड योर सक्सेस। सीधी बात है, किसी भी स्टूडेंट्स के बीच में, उसके सक्सेस के बीच में सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल डिस्ट्रैक्शन है। करेक्ट। सब्जेक्ट पर्टिकुलरली आप किसी के बारे में गाइड करना चाहें पीसीएम के बारे में, तो यू कैन टेल देम कि क्या किस तरीके से उन्हें किन बातों का थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। जस्ट अभी यही आपने क्वालिफाई किया है, थोड़ा बहुत आप बताना चाहें उस बारे में। स्पेशली तो ये है कि किसी एक ज्यादा रिसोर्सेज को फॉलो नहीं करते, क्योंकि अलग अलग एक ही जैसे सवाल हर जगह मिल जाते हैं। कभी कभी एक ही बुक, एक ही रिसोर्स लेना है, उसी को पूरा करना है। जैसे मैंने मैथ्स के लिए आपकी बुक ले ली थी, उससे बहुत अच्छे से गाइडेंस मिला। मैथ्स के लिए तो मैंने आपकी बुक्स ली और आपसे ही पढ़ा था, आपने जो जो गाइड किया सर उसी से सब हुआ सर। और फिजिक्स के लिए पहले तो एच.सी. वर्मा बुक सॉल्व करी थी, एंड देन मैंने प्रीवियस ईयर्स के ज्यादा करे थे जो यूरोड्रॉ में ज्यादा टफ सवाल होते हैं। मैं इतना ज्यादा नहीं गया था सर। और केमिस्ट्री के लिए मैंने स्पेशली एनसीईआरटी फॉलो करी थी। एनसीईआरटी फॉलो किया था केमिस्ट्री के लिए मेनली? अच्छा, ग्रेट ग्रेट। ये जो जेई की प्रिपरेशन है बेटा, उसके स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स का जिस दिन वो 10th के बाद साइंस मैथ्स लेता है, उस दिन से लेके जिस दिन वो फाइनल एग्जाम देने आता है, तो बीच में बड़ा ऊपर नीचे वाला ग्राफ बहुत होता है। मोटिवेशन बहुत ज़्यादा, बहुत कम, फिर मन करता है छोड़ो यार, इंजीनियरिंग ही सब कुछ थोड़ी है, कुछ और कर लेंगे लाइफ में, जैसा हम क्लासेस में डिस्कस भी करते रहते हैं। क्या ये सब तुम्हारे साथ भी होता था? क्या सीक्रेट रहा, कैसे मैनेज किया? और तुम्हारे लिए तो मतलब पेरेंट्स की तरफ से मतलब कि उतना जितना तुम कर लो उनके लिए बोनस ही था, ऐसी कोई मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं था उनकी तरफ से कि तुमको ये करना ही करना है। सो फिर भी तुम्हारे अंदर वो रहा कि नहीं, मैं भी सीएस जा सक मैं सीएस ब्रांच ले सकता हूँ, मैं भी आईआईटी जा सकता हूँ। तो उसको डील कैसे किया आपने, उस प्लस माइनस को? सर प्लस माइनस तो आते रहे। जैसे सबसे पहले मैंने जो ज्वाइन करा था कोचिंग, वो इसलिए भी था, मेरे बोर्ड्स में 90% बन गए थे। बोर्ड में 90% मार्क्स 90% थे थे हमें आपके? स्कूल में बोर्ड में हाईएस्ट। 90% जैसे थे? टेंथ में 90%, टेंथ 10th में में? 90% थे। शाबाश शाबाश, हाँ। और फिर उसके बाद मेरा बहुत मोटिवेशन था कि मैं क्लास में हाईएस्ट मार्क्स आए। मैं तो जेई कर लूंगा, उस टाइम जेई इतना पता था, मैंने ज्वाइन कर ली थी। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा। फिर जब मार्क्स मेरे, मैं कंटिन्यूसली कोशिश कर रहा था कि मेरे मार्क्स इंप्रूव हो, हम्म। पर मार्क्स कंटिन्यूसली डिक्रीज होते जा रहे थे। मैं मेहनत कर रहा था, टेस्ट दे रहा था, और मेरे मार्क्स इंक्रीज होने के बजाय डिक्रीज हो रहे थे उस कोचिंग में। अच्छा। तो उस टाइम मेरे को बहुत बुरा लग रहा था, पर फिर? फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मैं कंटिन्यूसली करते रहा, तो फिर वापस से मार्क्स इंक्रीज होने लग गए। अरे वाह, बहुत बढ़िया। मतलब हार नहीं मानी सच बताऊं। यही होता है बच्चों के, बस जैसे दर्श बोल पेरेंट्स ने रहा बोल है। दिया था कि अगर नहीं हो रहा। यस। बोलो बोलो। सर आप बोलो, क्या बोल रहा था, खुद ही बोलिए। यही कोई बात नहीं, तुम ये बोल रहे थे कि हिम्मत नहीं हारनी होती है। शुरुआत में जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, पर लगे रहो, डटे रहो, टिके रहो, फतह आखिर में होनी है, होती ही होएगी ही। बस ये विश्वास अगर हम अपने आप को दिला दें
तो डर किसी बात का रहता नहीं है। ये बात हमें थोड़ी सी खुद को समझानी होती है, किसी और को समझानी नहीं होती है। Nowadays, students have become very much experimental with their approach for JEE. They have lots of PDFs, they have lots of material, and they have lots of teacher options also. तो इससे तुम कैसे अपने जूनियर्स को गाइड करोगे कि उनको किस चीज से बचना चाहिए और किस चीज पे फोकस करना चाहिए? जैसे भी थोड़ी देर पहले भी तुमने बताया, एक बार बताइए स्टूडेंट्स को इसके बारे में। जो टीचर्स की बात है, तो जेई में जितने टीचर्स अगर पढ़ाते हैं तो किसी एक टीचर पर भरोसा करो, क्योंकि अगर थोड़ी देर पढ़ोगे, थोड़ा टाइम में कुछ समझ नहीं आता, टीचर पर भरोसा करो, टीचर अच्छे पढ़ाते हैं तो बस लगे रहो। एक टीचर देख लो कि उनकी क्लास स्टार्ट हो रही है, वो टीचर के साथ लग जाओ तो हो जाता है। और जो बहुत सारे पीडीएफ की बात है, सर पीडीएफ तो मेरे पास भी बहुत सारे इकट्ठे हुए थे, मैंने भी बहुत स्टोरेज फुल करी थी, और बाद में हमको लगा जो एक एक कोई से भी रिसोर्स लो उसी से करो, क्योंकि मेरी शुरुआत में 1 महीना मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम बहुत हुई थी। बाद में मैंने एक बुक फॉलो करी, उसी से होती थी। तो बुक्स पढ़ते रहे, उसी को फॉलो करते रहे। आप अपने लाइफ के जो मेंटर्स रहे, जैसे सबसे बड़े मेंटर तो आपके पेरेंट्स रहे हैं, या कोई आपके दिमाग में ऐसे रहे हो जिनसे आपको मोटिवेशन मिलता हो, चाहे वो आपके स्कूल के टीचर्स हो या कोई फेमस पर्सनालिटी हो जो आपके फेवरेट हो, ऐसे कोई है आपके रोल मॉडल्स आपके दिमाग में, जहन में, जो जब कभी, क्योंकि देखो ये बोलना बड़ा आसान है कि हाँ नहीं मैं तो हमेशा मोटिवेटेड रहता हूँ, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। कभी ना कहीं तो प्लस माइनस अप्स एंड डाउन जरूर आते होंगे, और ये भी सोच के दिमाग खराब होता होगा कि अरे यार मेरे ही साथ क्यों, या कैसे मोटिवेट हूँ, कैसे मेरे रिजल्ट गोल तक पहुंचूं मैं। तो ऐसा कुछ है आपके लिए, आपके लाइफ में भी बेटा ऐसा, तो आप शेयर कर सकते हैं सभी जूनियर्स के साथ। इस सर पे तो इसमें पढ़ाई इतनी हो नहीं पा रही थी मेरे से, पहले हमको बहुत डिमोटिवेट लगने लग गया था कि मैं असाइनमेंट करता हूँ, असाइनमेंट पूरे नहीं हो पाते, सवाल करने की कोशिश करता हूँ, होते नहीं, पर कोशिश करते रहा। और मेरा खास मोटिवेशन ये भी था, जैसे मेरे को जो स्किन प्रॉब्लम है वैसे औरों को भी है, और भी मैं जिनको जानता हूँ उनको है, और वो भी अपनी लाइफ में इतना आगे हैं, वो भी बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं। वो तो मेरे से बहुत आगे आगे हैं, उन्होंने बहुत टाइम पहले सीएस किया हुआ है, तो वो कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता? अगर वो फॉरेन जा सकते हैं तो मैं भी जा सकता। तो कोई रोल मॉडल आपकी लाइफ में रहे जिनको देख के आपको इंस्पिरेशन मिलती हो, ऐसा कोई पर्टिकुलर आपके दिमाग में मेंटर्स आपके रहे हो कि हाँ इसको मुझे पॉजिटिविटी मिलती है, या इन्होंने मुझे कभी अप्स एंड डाउन में संभाला है? आपकी बॉन्डिंग ज्यादा किसके साथ है, मम्मी के साथ है, पापा के साथ है, किसके साथ है? तो खास तो दोनों के साथ ही है, ज्यादा मम्मी के साथ मम्मी के साथ ज्यादा है, अच्छा अच्छा। सपोर्ट कर। अच्छा, अभी हम सब यही स्टूडेंट्स प्रे करेंगे दर्श कि आप जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाएं। मेंटली तो आप बहुत स्ट्रांग हैं, फिजिकली भी आप स्ट्रांग हो जाए, और मैं खुद पर्सनली आके बीआईटी भिलाई जब भी आऊंगा तुमसे जरूर मिलूंगा। हम सभी स्टूडेंट्स तुमको बहुत अच्छी हेल्थ की विशेष देते हैं कि आप इस वाले हेल्थ में भी बहुत अच्छे इंप्रूव कर जाए, और धीरे धीरे आई थिंक यू विल रिकवर वेरी सून। और ये जो, लेकिन जो सीएस ब्रांच, जो मेंटली आप स्ट्रांग हैं, जो टेक्निकली आप स्ट्रांग हैं, डेफिनेटली आप इसके अंदर आगे जाकर सिर्फ आईआईटीज में नहीं, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड एमआईटी तक बहुत आगे तक आप जाएंगे। और बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से आपके लिए हैं। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, ऐसे ही लोगों को इंस्पायर करते रहिए, आपसे कनेक्टेड रहेंगे जरूर बेटा। और जब कभी तुम्हें किसी तरह का कोई मोटिवेशन की जरूरत हो, किसी भी तरह की आपको जरूरत लगे किसी भी फील्ड में, यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विद मी, ठीक है बेटा। और मुझे याद है तेरा एक दिन जब मैसेज आया था, जब तूने लिखा था कि सर मुझे आईआईटी भिलाई में कंप्यूटर साइंस मिला है, और फिर तुमने एक गाना भेजा था मुझे तुम्हारा गाया हुआ स्कूल का। बहुत अच्छा लगा था मुझे देख के कि एक दर्श है जो शांत रहता है, बुक से पढ़ता रहता है, बुक्स के क्वेश्चंस भेजता रहता है, और लगा रहता है मैथमेटिक्स में, इसमें लगा रहता था। फाइनली आज इतने बड़े स्ट्रगल के बाद, इतने बड़े चैलेंजेस को फेस करते हुए वो इस मुकाम तक पहुंचा है कि लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन गया है, न सिर्फ बस स्टूडेंट्स के लिए ही,
मेरे लिए भी, हम सभी जितने भी लोग हैं सभी के लिए बहुत अच्छा लगा दर्श तुमसे मिलके। गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस थैंक यू। यू सर। मेरा गर्व तू